दोस्तों हम आज स्टार्ट कर देते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज के बारे में जब जानकारी लेते हैं हम थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बहुत से टॉपिक्स हम कवर करना है सी लैंग्वेज के बारे में। तो आज मेरा मेजर टास्क होगा सी लैंग्वेज के बारे में बताने का। तो पहला है मेरा सी लैंग्वेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हिस्ट्री जो है सी लैंग्वेज ने फर्स्ट पहली बार 1972 में डेनिस रिची साइंटिस्ट ने यूएसए में फर्स्ट पहली टाइम उन्होंने इन्वेंट किया था सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज पहले उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करनी थी उनको। तो एक्चुअली उनको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, तो उन्हें सी लैंग्वेज इन्वेंट किया। फिर बाद में देखते हैं हम फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज देखते हैं। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज मैंने अभी बताया। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज देखेंगे, उसमें पहला फीचर्स होगा। तो फीचर्स के लिए हम देखते हैं पीपीटी देखते हैं। तो पीपीटी जो है मैं आपको दिखाऊंगा आज। तो ये है अपनी सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में कुछ बताया मैंने। तो फीचर्स देखते हैं। पहले फीचर है फास्ट एंड एफिशिएंट। फास्ट एंड एफिशिएंट क्यों है? सी लैंग्वेज फास्टर इसलिए है क्योंकि सी लैंग्वेज जो है कंपायर बेस है। बाकी के अदर लैंग्वेजेज जो है पाइथन या जावा जो है वो इंटरप्रेटर बेसिस होती है। ये आपको पता ही होगा कि इंटरप्रेटर क्या करता है और कंपायर क्या करता है। इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन स्कैनिंग कर लेते हैं। इफ लाइन इज करेक्ट देन इट विल बी गो फॉर नेक्स्ट लाइन। सो इसके लिए उसका जो कन्वर्जन होगा वो स्लो होगा। सो वो इसीलिए वो स्लगिश होता है। लेकिन कंपाइलर जो है फास्टर होता है। सी लैंग्वेज कंपायर होने के कारण कंपायर क्या करता है, टोटल कोड उठाता है। टोटल कोड में कहाँ कहाँ एरर है वहाँ देखता है और उस एरर को फिक्स कर देता है। तो ये जो है ये फास्टर वे से इफिशिएंट वे से कर देता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं फास्ट एंड इफिशिएंट। फिर बाद में होता है मॉड्युलरिटी। मॉड्युलरिटी मीन्स व्हाट, कि किसी किसी लैंग्वेज में हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक मुझे ब्लूटूथ का प्रोग्राम बनाना है। ब्लूटूथ का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन सेल कम्युनिकेशन से ब्लूटूथ से मुझे आवाज़ आनी चाहिए, ऐसा कुछ बनाना है मुझे। जैसे अपने हेडफोन्स होते हैं, तो हेडफोन्स में भी वहाँ पे भी एम्बेडेड सिस्टम में सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सी के फाइल क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कम्युनिकेशन के लिए डॉट सी फाइल, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए डॉट सी फाइल तैयार कर देते हैं। फिर बाद में ट्रैक ट्रैक जो डिस्प्ले होना है, उसके डिस्प्ले के लिए फिर बाद में वहाँ पे ना आपका सॉन्ग कितना वक्त चल रहा है वो टाइमर ट्रैक होता है। वो टाइमर ट्रैक करने के लिए टाइमर का एक सी फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी रिलेटेड कुछ हो तो मेमोरी रिलेटेड को उसका अलग फाइल तैयार कर देते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में तुम्हारा एक फंक्शनलिटी लिख देते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं मॉड्युलरिटी प्रोग्राम बोलते हैं। फिर बाद में आता है तुम्हारा कमिंग टू द पिक्चर स्टैटिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप जानने से पहले आपको डायनामिकली टाइप क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो पाइथन जो है वो डायनामिकली टाइप्ड होता है। पाइथन डायनामिकली टाइप्ड क्यों होता है उसके बारे में बताऊंगा। कि अगर एक आधा वेरिएबल किया एक्स वेरिएबल, उस एक्स वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया 10। तो 10 क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो 10 के वैल्यू के अनुसार पाइथन क्या कर देता है, इंटरनल उसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। उसका डाटा टाइप इंटीजर होता है। अगर मैं नेक्स्ट लेवल, अगर मुझे एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, 10 से 3.14 वैल्यू चेंज करनी है। जैसे कि 14 में 3.14 मीन्स व्हाट, इट्स अ डेसिमल वैल्यू मीन्स व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने फिर से एक का यूज़ किया। तो यहाँ पे अलाउ कर देता है क्योंकि यहाँ पे डायनामिकली टाइप्ड है, क्योंकि टाइप हमेशा चेंज हो रहा है रन टाइम पे। इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप। लेकिन सी लैंग्वेज में वैसा नहीं होता। सी लैंग्वेज क्या कर देता है, स्टैटिकली टाइप कर देता है। स्टैटिकली टाइप मीन्स व्हाट, अगर मैंने मेंशन किया इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, तो ये एक्स इक्वल टू 10 ही रहेगा एट लास्ट तक। तो मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं इंटीजर में चेंज कर सकता हूँ, 17 27 ऐसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं दूसरी वैल्यू चेंज नहीं कर रख सकता। जैसे पाइथन अलाउ करता है ना मुझे कि फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करो या फिर स्ट्रिंग की वैल्यू इंसर्ट करो, वो चेंज करने के लिए परमिशन देगा। लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज इंटीजर एक बार आपने किया उसको, तो उसके बाद वो चेंज नहीं करने को देता है। वो परमिशन नहीं अलाउ करता है कि दूसरी वैल्यू उसमें स्टोर करो। जैसे कि स्ट्रिंग की वैल्यू, फ्लोट की वैल्यू स्टोर करने के लिए। मीन्स व्हाट, स्टैटिकली टाइप, फिक्स टाइप। अगर टाइप उसका मेंशन किया तो वही टाइप तुम नेक्स्ट टाइम पे ले सकते हो, दूसरा टाइप तुम चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं हम स्टैटिकली टाइप। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट देखते हैं हम जनरल पर्पज लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जनरल पर्पज लैंग्वेज बोलते हैं। सी लैंग्वेज जनरल पर्पज क्यों है? क्योंकि सी लैंग्वेज से हम ओएस बना सकते हैं। सी लैंग्वेज से हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। सी लैंग्वेज से हम गेम्स बना सकते हैं। सी लैंग्वेज से हम व्हाट इज कॉल्ड सी लैंग्वेज से हम एम्बेडेड सिस्टम के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम लेवल पे हम काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पज लैंग्वेज बोलते हैं। रिच रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स।
This set of built-in operators means what? There are many kinds of operators are already available, like a less than, greater than, plus, minus, logical and, logical or, बिटवाइज एंड बिटवाइज और ऐसे बहुत सारे दिस सेट ऑफ लाइब्रेरी फाइल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बिल्ट इन ऑपरेटर्स। देन उसके बाद है लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शनलिटीज। तो लाइब्रेरी फाइल जो है, बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स ऐसे लैंग्वेज में, जैसे स्ट्रिंग डॉट एच हो गया, फिर बाद में एच टी डॉट एच हो गया, कोने डॉट एच हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट डॉट एच हो गया। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, या फिर गेट सी एच, या फिर तुम्हारा एस टी आर एलियन, एस टी आर सी पी वाई, एस टी आर कैट, ऐसे डिफरेंट मैथ के कौन से फंक्शन है, तो मैथ्स के पाव फंक्शन है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन तुम यूज कर सकते हो तुम्हारे सी लैंग्वेज में बाय यूजिंग लाइब्रेरी फाइल्स। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिसेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर द मिडिल लेवल लैंग्वेज। व्हाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज? मिडिल लेवल लैंग्वेज जैसे कि समझने के लिए आपको तीन लैंग्वेज और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हर लैंग्वेज तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है: लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स व्हाट? मशीन लैंग्वेज, जो मशीन को अंडरस्टैंड होती है। जैसे कि मशीन का 0101 प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड होता है, तो उसको बोलते हैं लो लैंग्वेज। उसमें असेंबली लैंग्वेज भी आती है। असेंबली लैंग्वेज मीन्स व्हाट? आपको पता ही होगा, जैसे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। इसमें होता है कि मूव ए कॉमा एक्स, मूव बी कॉमा एक्स। तो मूव जो ये सारे जो है ना मेमोनिक्स है ना, इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो होता है लो लैंग्वेज में कंसिडर होता है, क्योंकि हार्डवेयर से बहुत ही कॉम्पेटिबल होता है। फिर बाद में आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावा प्रोग्रामिंग, ये जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस लिए बनाते जाते हैं? क्योंकि वो इजी टू राइट होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। वहाँ पे ना डायरेक्टली तुम वहाँ पे तुम हार्डवेयर के रिलेटेड तुम प्रोग्राम नहीं बना सकते हो। तुम वहाँ पे वेबसाइट या फिर गेम्स या फिर तुम एप्लीकेशंस वैसे डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन आप हार्डवेयर के रिलेटेड कॉम्पैटिबल एम्बेडेड सिस्टम के प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते नहीं हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होती है सी लैंग्वेज की भी। सी लैंग्वेज जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है। क्यों मिडिल लेवल लैंग्वेज है? क्योंकि सी से आप एम्बेडेड आप हार्डवेयर के रिलेटेड भी काम कर सकते हो, आप ओएस के रिलेटेड भी काम कर सकते हो, और आप गेम्स भी बना सकते हो, एप्लीकेशन भी बना सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये भी बना सकते हो, वो भी बना सकते हो। असेंबली लैंग्वेज से आप गेम नहीं बना सकते हो, मशीन लेवल लैंग्वेज से आप गेम नहीं बना सकते हो, लेकिन सी लैंग्वेज के साथ आप हार्डवेयर के साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और गेम्स या फिर एप्स उनके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं बीच में मिडिल लेवल लैंग्वेज, दोनों काम कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? उसके नाम पे ऊपर ही दिख रहा है पोर्टेबल, कैरी, यू कैन कैरी इजीली। तो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम मैंने आज यहाँ पे रन किया, और रन करने के बाद मुझे लगा कि ये करेक्ट है। करेक्ट होने के बाद मैं एक पेन ड्राइव में या फिर इसमें सी ड्राइव में कॉपी करके मैं अपने यहाँ दोस्तों की जाके जाके वहाँ पे उसको दिखा सकता हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, ये ऐसा आउटपुट आता है। तो ऐसे इजी टू कैरी होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। बाद में आता है इजी टू एक्सटेंड। इजी टू एक्सटेंड मीन्स व्हाट? जैसे आप रेडीमेड प्रिंटर और स्कैनर फंक्शन यूज करते हो ना अपने प्रोग्राम में, वैसे आप भी अपना खुद का फंक्शन बना के दूसरे पार्टी को दे सकते हो, वेंडर को दे सकते हो। तो वो जाके आपका फंक्शन यूज करके आपको इस फंक्शनलिटी बना सकता है, नया फंक्शनलिटी। तो इसीलिए बोलते हैं उसको इजी टू एक्सटेंड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज। प्रोसीजर मीन्स व्हाट? इसके ऊपर होता है फंक्शंस। फंक्शंस को काम किया जाता है, फंक्शंस आर मोर, फंक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हो गए कुछ फीचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है आज। तो वो हो गया फीचर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं कि इंटरनल प्रोसेस कैसे वर्किंग होता है। तो ये मैंने दिखाया कि सी लैंग्वेज का इंटरनल प्रोसेस वर्किंग। तो इसके लिए हम जाते हैं पहले कैसे वर्क होता है। तो पहले होता है कि सी कोड, तो सी सोर्स कोड। सोर्स कोड मीन्स व्हाट? जहाँ पे आप एडिटर से लैंग्वेज लिखते हो ना, तो जो भी लिखते हो उसको बोलते हैं एडिटर बोलते हैं। एडिटर मीन्स व्हाट? जैसे आपने टर्बो सी ने एडिटर किया, या फिर नोटपैड प्लस प्लस में एडिट किया आपने सी कोड, या फिर आपने वीएस कोड कंपाइलर यूज किया, तो उसमें भी एडिट किया आपने, तो उसको बोलते हैं, उस फाइल को बोलते हैं डॉट सी फाइल, या फिर सोर्स कोड की फाइल बोलते हैं। उसको एक्सटेंशन दिया जाता है डॉट सी एक्सटेंशन। तो वो किसको दिया जाता है? पहले प्री प्रोसेसिंग को दिया जाता है। प्री प्रोसेसिंग फाइल क्या कर देता है? उसमें जितने भी हैश सिंबल्स है वो सारे रिमूव कर देता है। हैश सिंबल्स रिमूव करके वहाँ पे जो भी है वो इंक्लूड कर देता है। हैश इंक्लूड जैसे हो गया ना फाइल, तो वो इंक्लूड कर देता है। उसका काम कोई इसका काम होता है, ये सारा काम होता है प्री प्रोसेसिंग का, बिफोर प्रोसेसिंग। तो इसलिए उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। वो कन्वर्ट कर देता है कि इसमें डॉट आई फाइल में कन्वर्ट करता है। डॉट आई मीन्स व्हाट? इंटरमीडिएट फाइल। तो इंटरमीडिएट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। फिर बाद में इंटरमीडिएट फाइल जो है वो नेक्स्ट लेवल को जाती है, कंपाइलर को जाती है। कंपाइलर क्या करता है? जहाँ पे भी एरर है वो सारे एरर दिखा देता है। एरर फिक्स करने के बाद वो कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड में।
असेंबली कोड मीन्स व्हाट, मैंने अभी बोला था मेमोनिक्स होते हैं उसमें। जैसे कि आपको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में आपने जान लिया होगा कि मेमोनिक्स होते हैं, मूव ए कॉमा बी, मूव ए कॉमा सी, ऐसे ऐसी लैंग्वेज होती है, तो उसको बोलते हैं असेंबली कोड। तो असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं डॉट एस एम कोड या डॉट एस कोड। तो डॉट एस कोड देते हैं हम असेंबलर को। असेंबलर क्या कर देता है, असेंबलर कन्वर्ट कर देता है डॉट ओबीजी में। डॉट ओबीजी किसके लिए कन्वर्ट कर देता है, डॉट ओबीजी फाइल जो है, डॉट ओबीजी फाइल जो है वो उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो मशीन को अंडरस्टैंड होती है, तो वो वैसी लैंग्वेज होती है। तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डॉट ओबीजी फाइल। उसके बाद में आता है लिंकर कमिंग टू द पिक्चर। लिंकर क्या कर देता है, लिंकर वो जो ओबीजी फाइल है, जो आपकी बनाई हुई प्रोग्राम की ओबीजी फाइल है, उसके साथ दूसरे लाइब्रेरी के जो ओबीजी फाइल होती है ना, जैसे सी एस डॉट लिब वगैरह हो गया, वो जो लाइब्रेरी फाइल की ओबीजी फाइल है, वो इसको क्लैम्प कर देता है, किसको, लिंकर को। लिंकर कल कर देता है अपने फाइल को, अपने ओबीजी फाइल को। दोनों क्लम्प हो जाते हैं। क्लम्प होने के बाद फिर बाद में लिंकर क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है डॉट एक्सी में। डॉट एक्सी क्या कर देता है, लोड कर देता है अपने रैम में, और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है इंटरनल सी वर्किंग का। तो ये समझ में आया दोस्तों आपको। तो आप नेक्स्ट लेवल जाते हैं हम, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम अल्गोरिदम के बारे में। अल्गोरिदम क्या होता है, तो अल्गोरिदम के बारे में पढ़ाऊंगा आपको पहले। तो अल्गोरिदम क्या होता है, तो कोई बता सकता है मुझे अल्गोरिदम क्या होता है। तो अल्गोरिदम ये जो है, तो अल्गोरिदम क्या होती है उसके बारे में डेफिनेशन बताऊंगा आपको मैं। अल्गोरिदम का डेफिनेशन बताऊंगा। तो अल्गोरिदम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर देयर, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर देयर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आर देयर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए क्या कहते हैं, अल्गोरिदम कहते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मैगी का पैकेट है, मैगी का पैकेट आपने देखा होगा, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कैसे बनाना होता है, प्रोसीजर। तो उस प्रोसीजर को ही कहते हैं अल्गोरिदम। जैसे कि मैग अब उसमें लिखा होता है कि मैगी का पैकेट पहले ओपन करो, फिर बाद में उसका मैगी निकालो, नूडल्स निकालो, फिर बाद में वो नूडल्स जो है एक वेसल ले लो, पानी ले लो, पानी में उस नूडल्स को डालो, गैस ऑन करो, फिर बाद में वो नूडल्स गर्म हो जाएंगे, फिर 5 मिनट के बाद मसाला डालो, फिर स्टीयर करो, फिर बाद में मैगी निकालो और सर्व करो। तो ऐसे उसके स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप फॉलो करते हो तो तुम्हारा मैगी बन जाता है। तो उसी के लायक जैसे ही वो तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शंस को ही बोलते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को ही बोलते हैं हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो हम पहले एल्गोरिदम बनाते हैं किसका, तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स बनाते हैं। तो राइट एल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एल्गोरिदम देखना है मुझे, तो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आता है स्टार्ट। कभी भी जो दोस्तों, जो भी है, एल्गोरिदम बनाते समय पहले स्टार्ट आता है, फिर एंड आता है। तो एंड और स्टार्ट इन दोनों के बीच में सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो एंड और स्टार्ट ये दोनों लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बाद में स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट लेवल है कि दो नंबर रीड करना है मुझे, रीड टू नंबर्स, दैट इज N1 एंड N2, N1 एंड N2। दो नंबर रीड किया मैंने, उसका नाम है N1 एंड N2। फिर बाद में मुझे क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस मीन्स व्हाट, एक्शन करना है। तो क्या एक्शन करना है मुझे, सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो दोनों का सम में आ गया एडिशन। तो एडिशन आने के बाद उसको डिस्प्ले करना है मुझे। डिस्प्ले करने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट सम। तो सम प्रिंट किया, तो सम हो गया मेरा प्रिंट। तो होने के बाद क्या करना है मुझे, स्टॉप करना है, स्टॉप या फिर एंड कर दूंगा मैं। प्रोग्राम को एंड तो करूंगा या फिर स्टॉप तो कर दूंगा। तो ऐसे मेरा सिंपल एक छोटा सा एल्गोरिदम हो गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। फिर बाद में हम लिखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट algorithm for, WA means what, short form of right algorithm for greater number between two numbers। ओके, दो नंबर्स में ग्रेटर कौन सा है ये दिखाने के लिए एल्गोरिदम लिखना है मुझे। तो क्या करेंगे पहले, तो पहले करेंगे स्टार्ट, जैसे एज यूजुअल। फिर बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सेम, टू नंबर्स करेंगे, बिटवीन टू नंबर्स बोला है,
तो इसलिए मैं लिखूंगा रीड टू नंबर्स, रीड टू नंबर्स n1 एंड n2। तो दो नंबर रीड किया मैंने। फिर बाद में थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप यहाँ पे होगा कि कंपेयर करो, कंपेयर करो। कंपेयर के लिए क्या लिखते हैं हम, इज n1 इज ग्रेटर देन n2, इज n1 इज ग्रेटर देन n2। तो बाद में फोर्स होगा इफ यस, अगर ट्रू है, यस है, ट्रू है या यस है, तो क्या मैं लिखूंगा, प्रिंट n1 इज बिग। अगर नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है, तो क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट n2 इज बिग। ठीक है, सही है, सही जा रहा है। तो लास्ट में लिखूंगा एंड। करेक्ट है। तो ये हो गया डेटा नंबर बिटवीन। अब थोड़ा हम को थोड़े कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेंगे हम। राइट अल्गोरिदम फॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो मुझे क्या करना है, राइट अल्गोरिदम फॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर्स का सम करना है मुझे। फर्स्ट 10 नंबर कौन कौन से, स्टार्ट फ्रॉम 1 टू गो टू द अप टू 10। तो इन सारों का मुझे सम करना है। कैसे करोगे एल्गोरिदम, तो पहले मुझे करना होगा स्टार्ट, स्टार्ट किया मैंने। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, क्या होगा मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अभी रीड नंबर होगा। रीड नंबर हो गया और उस नंबर को मुझे क्या करना है, असाइन करना है 1 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा असाइन, असाइन n और नंबर इज इक्वल टू 1, या फिर n इज इक्वल टू 1, अपना जो जो n चल रहा है अपना वही लिखते हैं हम। तो n इज इक्वल टू 1, क्योंकि n 1 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैं असाइन n इज इक्वल टू 1 लिखा मैं। फिर अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो है ना n, इस n को ऐड करते जाना है हर बार। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सम का वेरिएबल लिखूंगा, क्रिएट अ सम, और उस वेरिएबल को असाइन करूंगा मैं क्या, जीरो असाइन करूंगा। क्योंकि सम अगर स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से स्टार्ट होगा ना पहले। तो इसलिए मैं सम को एक वेरिएबल लिया, उसमें जीरो लिया, इनिशियलाइज टू जीरो किया। क्योंकि जो वैल्यू ऐड होगी वो सम में ऐड होगी। ओके, कौन सी वैल्यू ऐड होगी, एन की वैल्यू ऐड होगी। तो हर बार क्या होगा मेरा, पहले सम इज इक्वल टू सम प्लस एन ऐड होगा, यानी एन की जो करंट वैल्यू है वो ऐड होगी। तो एन की करंट वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस जीरो 1 हो जाएगा। फिर अभी वो क्या होगा, स्टोर सम में होगा, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको मुझे कंपेयर करना है किससे, कब तक करना है मुझे ये, जब तक। तो जब तक आ गया मुझे, जब तक कब होगा, जब तक n इज लेस देन इक्वल टू 10 होगा तब तक। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इज n इज लेस देन 10, इज n इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ अगर है तो क्या करना है, ऐड करना है। उसको ऐड कर दिया मैंने। तो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हुआ मेरा, ऐड हो गया, सम में ऐड हो गया। फिर बाद में सिक्स स्टेटमेंट, सिक्स स्टेटमेंट में क्या होगा, मुझे इंक्रीमेंट करना होगा। एन की वैल्यू जो है 1 है, उसको इंक्रीमेंट करो, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो एन की वैल्यू क्या होगी मेरी, 2 होगी। तो 2 को फिर से एक बार कंपेयर करना है मुझे कि लेस देन 10 है क्या, क्योंकि 2 डिसाइड करना है ना मुझे, लेस देन 10 है क्या चेक करना है मुझे फिर पहले। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 7 स्टेप पे लिखूंगा, गो टू स्टेप, स्टेप 4, गो टू स्टेप 4। तो स्टेप 4 में जाएगा और चेक करेगा एन की वैल्यू 2 इज लेस देन 10 है क्या, यस लेस देन 10 है। तो फिर से क्या होगा, सम में पहले ऑलरेडी 1 था, 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 होगा। तो सम में क्या वैल्यू आएगी आपकी, 3 आएगी, राइट। तो फिर से एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 4 होगी। 4 को फिर से यहाँ पे गो टू स्टेप 4 आएगा, 4 इज लेस देन 10, यस 4 इज लेस देन 10। तो सॉरी 3, 3 होगी, 3 इज लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10। तो 3 ऑलरेडी सम में 3 है, 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा। तो फिर बाद में एन की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, 4 होगी। फिर से कंपेयर करेगा, 4 इज लेस देन 10, यस 4 इज लेस देन 10। फिर से ऐड करो, 6 ऑलरेडी सम में है, 6 प्लस 4 क्या होगा, 10, 10 किस में आएगा, सम में आएगा। फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 5 होगा, 5 इज लेस देन 10, यस 5 इज लेस देन 10। फिर 10 ऑलरेडी सम में है, 10 प्लस 5 15। तो ऐसे ही प्रोसीजर करता रहेगा, कब तक करेगा, जब तक तुम्हारा 11 ना होगा। n इज इक्वल टू 11 हो गया, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, बार आ जाएगा। तो नहीं है तो क्या होगा, बार आ जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं क्या, यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं सम की वैल्यू। ओके, सम की वैल्यू प्रिंट करूंगा। तो नाइन्थ में होगा मेरा स्टॉप,
या फिर एंड भी लिख सकते हो। तो ऐसे मेरा वर्क होता है राइट प्रोग्राम फॉर फर्स्ट टाइम। तो फिर अभी और एक लास्ट एक लेता हूँ मैं प्रोग्राम एल्गोरिदम के सिस्टम, फिर उसके बाद हम जाते हैं फ्लो चार्ट के बारे में जाते हैं। तो लिखते हैं फिर राइट एल्गोरिदम फॉर विच प्रोग्राम विल टेक प्राइम नंबर लेते हैं हम, चलो। राइट एल्गोरिदम फॉर टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो ये चेक करने के लिए हम लिखते हैं पहले, तो पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया मैंने। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, अभी यहाँ पे देखो एक ही नंबर रीड करना है मुझे, तो इसलिए मैं रीड करूंगा रीड यन, क्योंकि वो नंबर ही चेक करना है, एक ही नंबर में चेक करना है। तो वो यूजर से लूंगा मैं रीड यन करके, तो यन रीड किया मैंने। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, अभी रीड यन किया है, तो अभी मुझे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं हम, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं हम जिसको कि जो नंबर उसी के साथ डिविजिबल है और उसका वन के साथ डिविजिबल है, वन के साथ और उस नंबर के साथ डिविजिबल है, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी कि उसका उल्टा तरीका क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई उसकी, कॉन्ट्रेक्ट स्टेटमेंट ये हुई कि जो नंबर को एक और यन छोड़ के दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं है, एक और यन छोड़ के, एक और वो नंबर छोड़ के दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं है उसको, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, राइट। तो उससे हम कर लेते हैं अब। तो अभी मुझे बताओ, वन तो ऑलवेज डिविजिबल है, तो मुझे वन को डिविजिबल करके क्या फायदा नहीं है, तो मैं स्टार्ट करूंगा जर्नी, कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, चेकिंग करने के लिए असाइन आई स्टार्ट फ्रॉम टू, तो आई की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम टू करूंगा, क्योंकि वन तो ऑलवेज डिविजिबल ही होता है नंबर से, तो इसीलिए मैं जर्नी स्टार्ट करूंगा फ्रॉम टू। तो टू से स्टार्ट किया मैंने जर्नी, जर्नी स्टार्ट करने के बाद अभी क्या करना है मुझे, चेक करना है एन मॉड ऑफ आई इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे दो चीज होती है, मॉड, मॉड यानी क्या, परसेंटेज, तो एन मॉड ऑफ आई, एन मॉड ऑफ आई मीन्स व्हाट, इट्स गिव द रिमाइंडर, परसेंटेज मॉड मीन्स व्हाट, इट इज गिव द रिमाइंडर वन। तो रिमाइंडर अभी मैं जब मैं बोलूंगा कि एक आधा नंबर कंप्लीट डिविजिबल है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अगर एक आधा नंबर कंप्लीट डिविजिबल है मीन्स व्हाट, उसका रिमाइंडर जीरो हो, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो यही मैं चेकिंग करूंगा कि इफ एन मॉड ऑफ आई इक्वल टू जीरो है क्या, इफ एन मॉड ऑफ आई इक्वल टू जीरो है क्या, अगर जीरो है तो वो फैक्टर मिल गया मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर जीरो नहीं मिला तो मैं क्या बोलूंगा, चेक अनदर नंबर। तो उसके लिए मैं अनदर नंबर चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से लूप बनाना पड़ेगा। तो लूप कैसे बनाऊंगा, इज आई इज लेस देन एन, आई इज लेस देन एन, हाँ अगर आई की वैल्यू लेस देन एन है, क्योंकि अप टू एन तक चेक करूंगा ना, एन माइनस वन तक चेक करूंगा मैं, आई से लेके आई वैल्यू की टू से एन माइनस वन तक चेक करूंगा मैं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा, अगर नहीं है तो, ओके। यहाँ पे इफ एन मॉड ऑफ आई इक्वल टू जीरो, ये नहीं है तो क्या करूंगा मैं, इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा if statement, if no, if no is there, then I will increment I की वैल्यू, I is equal to I plus वन, तो I की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो I की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद I फिर से चेक करेगा कि लेस देन एन है क्या, इसलिए मैं क्या करूंगा, गो टू स्टेटमेंट फोर, यहाँ पे लिखूंगा गो टू स्टेटमेंट फोर, गो टू स्टेप फोर। तो स्टेप फोर पे क्या करेगा वो, चेक करेगा फिर से स्टेप फोर, तो स्टेप फोर पे क्या करेगा, फिर से चेक करेगा कि थ्री इज लेस देन एन है क्या। सपोज मैंने एन की वैल्यू ली सेवन, ली नंबर की वैल्यू सेवन ली, सेवन इज अ प्राइम नंबर। तो मैंने क्या किया, पहले टू से डिवाइड करके देखा, टू से नहीं है डिवाइड, तो थ्री हो गया, थ्री फिर से चेक किया, थ्री लेस देन सेवन है क्या, यस लेस देन सेवन है। फिर से थ्री, सेवन को थ्री से डिवाइड करके देखा, वो भी जीरो नहीं मिला। फिर से फोर किया, फिर से फाइव किया, सिक्स किया, सेवन किया, एट किया, अच्छा सिक्स किया, सिक्स तक जाएगा, सिक्स होने के बाद क्या होगा, सेवन आएगा, सेवन इज लेस देन सेवन है क्या, नहीं है, सेवन इज लेस देन सेवन नहीं है, तो यहाँ पे बाहर बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा, क्या कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा कि अगर यस है तो यहाँ पे भी लिखना होगा मुझे, नो पार्ट तो लिखा मैंने,
यस पार्ट लिखना होगा मुझे इसका। तो इफ यस इज देयर, इफ यस इज देयर देन एक फ्लैग ले लो या फिर इसको ब्रेक करो। तो मैं लेता हूँ फ्लैग, लेता हूँ एक फ्लैग इक्वल टू क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सेट करूंगा फ्लैग को 1 कर दूंगा। अगर यस है तो फ्लैग को, अगर फैक्टर मिल गया तो फ्लैग को एनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक फ्लैग की वेरिएबल पहले इनिशियलाइज करूंगा मैं, फ्लैग इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो यह इफ फैक्टर मिल गया तो फ्लैग को 1 करो, फैक्टर नहीं मिला तो फ्लैग तुम्हारा 0 ही रहेगा एंड तक। तो इसलिए यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से कंपेयर करूंगा, इज माई फ्लैग इक्वल टू 0 है क्या। अगर फ्लैग इज 0 है, यस है, अगर फ्लैग 0 है, यस है, तो क्या बोलूंगा मैं, क्योंकि फ्लैग 0 जैसा ही है वैसा ही है, तो इसलिए मैं बोलूंगा उसको प्राइम नंबर है, क्योंकि उसका फैक्टर ही नहीं मिला। यस, प्राइम नंबर। अगर यस हो तो क्या बोलूंगा मैं, इट इज अ प्राइम नंबर। अगर नो हो तो क्या बोलूंगा मैं उसको, इट इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ नॉट अ प्राइम नंबर। एंड 1 होगा तो क्या बोलूंगा, इट इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ नॉट अ प्राइम नंबर। और लास्ट में क्या होगा, स्टॉप होगा मेरा, यानी एंड होगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। ओके, तो और एक बनाए क्या, स्टॉप कर दे यहीं पे, तो देखते हैं। आज तो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, बाकी आप बना सकते हो, आप सम ऑफ डिजिट्स बना सकते हो। सम ऑफ डिजिट्स मीन्स व्हाट, अगर 123 है तो 123 में 1 का प्लस 2 प्लस 3 सबका सम करना है, और उसका क्या आता है 6, तो वो वैल्यू 6। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 123, आप ले सकते हो कौन सा भी नंबर, 144 155, तो उसका हर एक डिजिट का सम करना है और उसको को डिस्प्ले करना है सम ऑफ डिजिट से। समझ में आ रहा है, तो ये सब करो, ट्राई करो अपने इसमें, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो मुझे लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो चैनल को, और लाइक करो, जितने लाइक्स करोगे उतना मैं और आपके वीडियोस दिखाऊंगा, और आपको अधिक आप कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सी लैंग्वेज के बारे में बता सकूँ। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।